So let's start with today's themes analysis from the Hindu newspaper. इसमें सबसे पहले न्यूज़ है 12 killed as की ब्रिज कोलैप्सेस इन वडोदरा। अब यहाँ पर अगर हम इंसिडेंट डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले ये जो कोलैप्स अकर हुआ है दैट हैज़ अकर्ड इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, जो गंभीरा ब्रिज था दैट वाज ओवर द महिसागर रिवर, वो कोलैप्स हुआ है। ठीक है, कैजुअलिटीज़ में 12 लोग डेड पाए गए हैं और 9 इंजर्ड पाए गए हैं। रीज़न क्या बताया जा रहा है दैट द पोर्शन ऑफ द ब्रिज दैट इज़ अ स्लैब बिटवीन द टू पिलर्स कोलैप्स्ड। ठीक है, और ये ब्रिज जो है बेसिकली 40 साल पुराना ब्रिज है। ठीक है, ये 40 साल पुराना ब्रिज है। ठीक है, और व्हीकल्स अगर अफेक्टेड की बात करें तो ट्रक्स, वैन्स एंड अदर व्हीकल्स दे फेल इनटू द रिवर। रेस्क्यू एफर्ट्स हो रहे हैं। 9 सर्वाइवर्स जो हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, 5 हॉस्पिटलाइज हैं एंड सम व्हीकल्स आर स्टिल सबमर्ज्ड, फियरिंग दैट द डेथ टोल में राइज। अब यूपीएससी के रेलेवेंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेफ्टी है, ठीक है, यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये सीधा आपको आ जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। एंड देन नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि पॉलिसी मेजर्स जो है दैट आर नीडेड टू एड्रेस द ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स, रेट्रोफिटिंग एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लोड रेगुलेशंस ऑन द ब्रिजेस। इस टाइप के रेगुलेशंस को कैरी ऑन कर सकते हैं। देन अर्बनाइजेशन एंड कनेक्टिविटी पे भी बात होगी, तो उस एस्पेक्ट में भी यूपीएससी के रिलेवेंस में एक इम्पॉर्टेंस आ जाता है कि जो ब्रिजेस हैं दैट आर कनेक्टिंग रीजन्स लाइक सेंट्रल गुजरात एंड सौराष्ट्र, व्हाट इम्पोर्टेंस डू दे होल्ड। ठीक है, या तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन पब्लिक सेफ्टी एंड अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंटिंग ब्रिज कोलैप्सेस। एग्जामिन द रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ इन डीलिंग विद सडन सिविल इंजीनियरिंग फेलियर्स। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं SDRF और NDRF, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसे समय में। अब ऐसे में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो स्टेट को एक ध्यान देना चाहिए कि जितने भी बहुत पुराने ब्रिजेस हो चुके हैं उनमें एक सर्वे कैरी ऑन करना चाहिए कि क्या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। डेफिनेटली टेक्निकल चेकअप होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल डिवाइसेस हैं, AI है, सब कुछ है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ड्रोन कैमरास का यूज़ कर सकते हैं, सेंसर्स जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं लापरवाही तो स्टेट डिपार्टमेंट की भी है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ के DM हो, कहीं भी किसी एरिया के DM हो, तो उस एरिया में आपका एक ज़िम्मेदारी जो है वो बनती है कि आप वहाँ के लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो आप रेगुलर चेकअप्स हो गया, रोड्स हो गया और ब्रिजेस हो गए, इन सब पे रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। तो एथिक्स बेसिस पे भी ये एक फैक्ट बन जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ED सर्चेस 11 लोकेशंस इन डोंकी रूट केस। अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है, ये इसमें जो एजेंसी इन्वॉल्व है दैट इज़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बेसिकली सर्चेस कंडक्ट किए थे एट 11 लोकेशंस इन पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, इनको मिला के 11 लोकेशंस में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया था। पंजाब में अमृतसर, संगरूर, पटियाला, मोगा, अम्बाला इन हरियाणा, कुरुक्षेत्र एंड करनाल इन हरियाणा, इन जगहों पे ही कंडक्ट किया गया था। पर्पस क्या था, सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करना, उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग दैट इज़ लिंक्ड इनटू द इलीगल इमिग्रेशन, यानी डोंकी रूट बेसिकली इन इलीगल जो इमिग्रेशन है ऑफ इंडियंस टू UK, US एंड अदर कंट्रीज़, उसको ट्रैक करना है। सो 17 FIR हुई थी दैट वाज रजिस्टर्ड बाय पुलिस इन हरियाणा एंड पंजाब अगेंस्ट द ट्रैवल एजेंट्स, वीज़ा एजेंट्स एंड मिडलमैन। ठीक है, की मोडस ऑपरेंडी क्या है इसमें, दैट एजेंट्स ड्यूप्ड इनोसेंट पीपल इनटू इलीगल माइग्रेशन यूजिंग डोंकी रूट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स, दैट इज़ द डोंकर्स एंड माफिया।
ठीक है। अब डोंकी रूट मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। बेसिकली इट रेफर्स टू इलीगल माइग्रेशन रूट्स दैट इज़ यूज टू स्मगल people into foreign countries, especially USA, Canada, UK and यूरोप। ओरिजिन ऑफ द टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये जो टर्म है दैट इज़ यूज्ड अक्रॉस द माइग्रेंट्स ट्रैवल लॉन्ग हार्श जर्नीज ऑन द फुट हिडन इन ट्रक्स और अक्रॉस डेजर्ट्स एंड जंगल्स, ठीक है, लाइक अ डोंकीज बर्डन। तो इस तरीके से इस वर्ड का ओरिजिन, जैसे कि डोंकीज़ को नहीं एक उसमें ट्रक में लाद लेते हैं और ले जाते हैं, तो उस तरीके से इस वर्ड का जो है वो हुआ था। अब बेसिकली इस टाइप के इलीगल इमिग्रेशन में रिस्क क्या होता है। सबसे पहले तो हाई ह्यूमन कॉस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो डेफिनेटली हाई ह्यूमन कॉस्ट होता है, ठीक है, वायलेंस होता है, ट्रैफिकिंग होती है एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द एजेंट्स एंड माफिया स्पेसिफिकली ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब यूपीएससी के बेसिस में अगर मैं रेलेवेंस की बात करूँ तो गवर्नेंस या इंटरनेशनल रिलेशंस में ये इशू आ जाता है दैट इश्यूज़ ऑफ इलीगल माइग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इस पर कंसर्न आ जाता है। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कर्ब ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स, मतलब एक इंटरनेशनली एक एक ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए टू कर्ब सच थिंग्स। देन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनल सिक्योरिटी आ जाता है आपका जीएस पेपर 3 में। मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने के लिए जो ईडी रोल प्ले करती है उस एस्पेक्ट में। फिर एथिक्स में भी आपका एथिक्स इश्यूज रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन। सो प्रॉबेबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इससे, दैट डिस्कस द चैलेंजेस पोस्ड बाय इलीगल migration routes such as the donkey route to India's governance and international relations, या explain how money laundering is linked to human trafficking in the context of illegal migration networks। ethics में अगर आना होगा तो इस तरीके से आ जाएगा कि examine the ethical implications of illegal migration facilitated by organized networks exploiting the vulnerables। या ये हो सकता है कि आपको एक सिमिलर सिचुएशन दे दी जाए कि आप वहाँ के डीएम हो या आप वहाँ पर एएसपी के तौर पे आप पोस्टेड हो और आपके पास ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, तो आपको क्या एथिकल जो भी डिसीजंस हैं, मोरल डिसीजंस हैं, क्या लेने चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ नो डिसीजन येट ऑन अपडेटिंग एनपीआर अलॉन्ग विद सेंसस। द सेंटर हैज़ नॉट येट डिसाइडेड वेदर टू अपडेट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ड्यूरिंग द अपकमिंग सेंसस of 2027. Senior Home Ministry officials have told census directors during a preparatory meeting. When questions were raised about NPR during a 2-day conference of the directors of census operations held on July 3 and 4, participants were told that no decision had been made regarding the database and that they would be informed about at an appropriate time, sources told, ठीक है। सो सबसे पहला फर्स्ट जो सेंसस का जो फेज़ है दैट बिगिन्स अपॉन इन अप्रैल 2026 में इसे शुरू किया जाएगा। तो एनपीआर की अगर हम बात करें, एनपीआर वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन 2010 and updated in 2015 to 16. NPR has details of household wise database of 119 crore usual residents of the country, and NPR data can be shared with government agencies and states unlike the census data। यानी census data जो है वो easily नहीं शेयर हो सकता, बट NPR data जो है वो शेयर कर सकते हैं for internal governance reasons। अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में आपका NPR आ जाता है, जो सेंसस कैरी ऑन होगा 2027 का। उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है कि 2027 का जो सेंसस है उस पर एक एडिटोरियल निकला था पास्ट में, तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, पास्ट वीडियोस को आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। उसमें है, ऑलरेडी है उसमें कि सेंसस जो कैरी ऑन होगा वो डिजिटल मीन्स से कैसे होगा, ठीक है, किस तरीके से उसको प्लान आउट करेंगे, सब पूरा दिया हुआ है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ASI अलाउज रिटायर्ड तमिलनाडु आर्कियोलॉजिस्ट टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन कीलादी एक्सकवेशंस। अब मैं आपको बेसिकली इसकी समरी बता दूँ तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड रिटायर्ड तमिलनाडु आर्कियोलॉजिस्ट PS Sri Raman to prepare a detailed report on the Keeladi excavations under his supervision. Mr. Sri Raman, who previously led excavations
at the Kilati until his transfer to Assam in 2017, has been asked to revise and finalize the third excavation report and associated material analysis. So, Kiladi, located in Tamil Nadu, has yielded significant archaeological findings, including urban structures, brick walls, industrial artifacts, and cultural remains dating back to the Sangam age, indicating the existence of an advanced urban civilization. The excavations have uncovered crucial evidence that connects Tamil culture with broader history of ancient India. Mr. Sri Raman's appointment comes after delays in report preparation, ensuring continuity in documentation. The ASI has been overseeing the Kiladi excavations since 2015, aiming for comprehensive scientific reporting by 2024 to 25 to highlight the site's historical significance. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस इसमें कैसे आ सकते हैं? तो सबसे पहले तो कीलादी एक्सकवेशंस पे ऐसे पूछ सकता है दैट डिस्कस द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कीलादी एक्सकवेशंस इन अंडरस्टैंडिंग द अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन, ठीक है, एंशंट तमिलनाडु. दूसरा, हाउ डू द फाइंडिंग्स फ्रॉम कीलादी कंट्रीब्यूट टू रिवाइजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द संगम एज एरा. तो ये कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है. और आप अगर नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो अगर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज शुक्ला टर्न्स फार्मर इन स्पेस, ग्रोस फेनुग्रीक ग्रीन ग्राम. सो इन द फाइनल लेग ऑफ हिज स्पेस सोजर्न, इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला टर्न इनटू अ फार्मर, taking photos of green gram and fenugreek seeds sprouting in the petri dishes and inserting them into a storage freezer on the International Space Station as a part of the study on how microgravity influences the seed germination and early phase of plant development. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कि जो माइक्रोग्रेविटी है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है सीड जर्मिनेशन को एंड अर्ली फेज ऑफ प्लांट डेवलपमेंट को, ठीक है. क्योंकि अब इसमें इन्होंने बताया भी कि जर्मिनेट हो रहे हैं सीड्स, और उसके अलावा उसका जो स्टोरेज है वो रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में किया जाएगा. तो ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस होल्ड करता है. सो इन अनदर एक्सपेरिमेंट जो है, मिस्टर शुक्ला डिप्लॉयड अ स्टोर्ड माइक्रो एल्गी विच आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर देयर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस फूड, ऑक्सीजन एंड इवन biofuels. So their resilience and versatility make them ideal for supporting humans life on long durations missions. अगर मतलब ये जो है, ये एल्गी जो स्टोर्ड माइक्रो एल्गी है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल रहता है. तो कहीं ना कहीं इसका जो यूजेज है, ठीक है, वो लॉन्ग मिशंस के लिए, अगर लॉन्ग मिशंस होते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है. ही ऑल्सो कैप्चर्ड इमेजेस ऑफ द क्रॉप सीड्स एक्सपेरिमेंट where 6 varieties will be grown over multiple generations post-mission. So the goal is to identify plants with desirable traits for genetic analysis for sustainable farming in space. तो बेसिकली यूपीएससी में ये पूछ सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब रेलेवेंस है, किस लिए ये एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन हो रहे हैं. तो इस हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं. नेक्स्ट इज टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स वॉच यूएस टैरिफ मूव. तो डेफिनेटली टैरिफ्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वरी कर रहे हैं इंडिया के हर सेक्टर को, जो 26% जो टैरिफ्स है. तो अभी मैंने कल ही आपको बताया था कि यूएस ने बोला है कि पहले तो एक मिनी डील की बात होगी और उसके अलावा अगस्त 1 से 26% टैरिफ्स जो हैं वो इम्पोज किए जाएंगे. तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ ऑन अ वेट एंड वॉच मोड regarding the US tariffs announcement. Between January and May this year, the US import textiles and apparel worth $5.11 billion from the India, which is 13% more than the exports for the same period last year. यानी US imported textiles जो हैं उनका जो अभी परसेंटेज देखा जाए तो they are 13% more than the exports for the same period as compared to last year. So we are actively tracking the progress
of the latest tariff related announcements, including their impact on specific sectors, since they concern many countries which are our competitors in the textile and apparel export arena, said the Confederation of Indian Textile Industry Chairman Rakesh Mehra. The initial signs in connection augur well for Indian textile and apparel exporters in terms of being able to expand access in the US, as they would now become more price competitive relative to those from other countries. मतलब बाकी कंट्रीज़ में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, प्राइस है $500, ठीक है, तो यूएस में हो सकता है इट कैन एक्सटेंड टू $800 और $1000 इवन, तो यानी वहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर टैरिफ्स इम्पोज हो जाएंगे तो आप यूपीएससी के एस्पेक्ट में आप ऐसे नोट्स बना सकते हो कि व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ टैरिफ्स, नॉट रिलेवेंस, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टैरिफ्स ऑन इंडियन टेक्सटाइल, क्या लॉसेस इनकर हो सकते हैं इंडिया को, और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, इंडिया को कैसे ऐसी सिचुएशन से डील करना चाहिए, तो इस टाइप के नोट्स आप बना सकते हो. सो नेक्स्ट इज FATF कमेंट्स ऑन स्टेट फाइनेंसिंग of terror reinforce India's position on Pakistan. अब इसमें की फैक्ट्स का डिस्कस हुआ है. दैट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज़ एन इंटरनेशनल वॉचडॉग ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. ठीक है. सो न्यू डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो FATF's रिपोर्ट जो है दैट इंक्लूड्स फॉर द फर्स्ट टाइम अ सेपरेट सेक्शन ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. मतलब 2025 में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसकी रिपोर्ट जो है इंक्लूड की गई है. सो इंडियाज़ पोजीशन इज़ रीइंफोर्स्ड. FATF ऑब्जर्वेशंस अलाइन विद इंडियाज़ कंसिस्टेंट स्टैंड दैट पाकिस्तान फाइनेंसेस टेररिज्म. इंडिया हैज़ हेल्ड दिस पोजीशन सिंस एटलीस्ट 2022, यानी 2022 से ही इंडिया जो है वो पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग के लिए हिट कर रहा है. ठीक है. सो कंसर्न्स हाईलाइटेड दैट टेरर ग्रुप्स कंटिन्यू रिसीविंग फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल, मटीरियल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फ्रॉम सर्टेन नेशनल गवर्नमेंट्स. सच स्टेट सपोर्ट इज़ अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द रीजनल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स. पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप जो है लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, ये जो है ये बिना जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके बिना ये नहीं आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं. ठीक है. लश्कर ए तैयब, जैश ए मोहम्मद हो गया, ये जो जितने भी हैं ना इनके लिए पूरा प्रॉपर एक फ़ंडिंग चलती है और उस फंडिंग के तहत ये पूरा एजेंडा चलता है इनका. अब यूपीएससी के रिलेवेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपका टेररिज्म हो जाता है कि कैसे रोल ऑफ FATF इन ग्लोबल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म. ठीक है. इंडियाज़ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन एक्सपोजिंग पाकिस्तान रोल इन टेरर फाइनेंसिंग क्या है. स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एज अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ FATF's स्टैंड्स on the state-sponsored terrorism and its implications for India's foreign policy. या ये पूछ सकते हैं कि how has India leveraged international institutions like FATF to counter Pakistan support for terrorism. ठीक है. तो इस पर थोड़ा सा आपको बेसिक वे में भी थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो कैसे रोल प्ले करता है टेरर फाइनेंसिंग में और टेररिज्म को सपोर्ट करने में. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टर्बुलेंट हिस्ट्री, लेसन्स फ्रॉम द डार्क डेज ऑफ एमरजेंसी. अब यहाँ पे बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी की बात हो रही है जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था ऑन द एडवाइस ऑफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी. मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ. डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे आर्टिकल 352 जो इंटरनल डिस्टर्बेंस उस समय था, मतलब था नहीं, उसे क्रिएट किया गया था अननेसेसरी कि अगर कोई भी आपके अगेंस्ट बोले, क्योंकि इंदिरा गांधी को बेसिकली ये डर हो गया था कि उनकी सरकार अब गिरने वाली है. बहुत से रीजंस थे
जिसकी वजह से उनको ये डर था। तो उन्होंने आर्टिकल 352 को काफ़ी मतलब जो इमरजेंसी है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया था अपार्ट फ्रॉम द वॉर सिचुएशंस, ठीक है। सो ड्यूरेशन जो रहा है वो अराउंड 21 मंथ्स का ड्यूरेशन रहा है, 21 मंथ्स का ड्यूरेशन रहा है, ठीक है। मेजर रीजंस जो बताए गए थे वो दैट वाज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी बताए गए थे। वन ऑफ द रीजंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बताई गई थी। अब की फ़ीचर्स क्या आते हैं उस समय के इमरजेंसी के, या अभी भी देख लीजिए अगर की फ़ीचर्स क्या है इमरजेंसी के। तो सबसे पहले इस दौरान एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। प्रेस पर एक सेंसरशिप यानी कि एक लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाती है, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो उन्हें जेल पहुंचा दिया जाता है, मतलब उस समय किया गया था ये काम। सिविल लिबर्टीज़ जो हैं वो कर्टेल कर दी जाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी एंड मीडिया इंक्रीज्ड इन द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। सो मास स्टरलाइजेशन हुआ था, कैंपेन्स वो कैरी आउट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पोजिव स्टरलाइजेशन था, मतलब फीमेल्स को ये चीज़ नसबंदी पे काफ़ी ज़्यादा जोर डाला जा रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था, ठीक है। फियर एंड रिप्रेशन इन, और जिसकी ये भी एक कारण था नसबंदी को इम्पोज करना, जिसकी वजह से काफ़ी फीमेल्स के हेल्थ इश्यूज़ भी आने शुरू हो गए थे। ये भी एक कारण था कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट उस समय गिर गई थी, ठीक है। जब नेक्स्ट इलेक्शंस हुए थे तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो गिर गई थी। सो देयर वाज अ फियर एंड रिप्रेशन इन पब्लिक लाइफ। सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ऑपोजिशंस केम फ्रॉम लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। उस समय उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध किया। एंड वेस्टर्न नेशंस इंक्लूडिंग यूएस क्रिटिसाइज इंडिया फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ना शुरू हो गया था। इंडियाज़ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स केम अंडर द स्क्रूटिनी इंटरनेशनली, एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा रेस्ड कंसर्न्स अब्रॉड, ठीक है। अब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात कर ले तो 1977 के जो इलेक्शंस हुए थे, एज आई टोल्ड यू, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस ने इलेक्शंस वो हार गई थी, ठीक है। सो सबसे पहले जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी दैट वाज जनता पार्टी फ्रॉम द फॉर्म दैट वाज फॉर्म्ड एट द सेंटर, एंड उसने क्या किया था, उसने मतलब बहुत से चेंजेस भी लाए थे। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस सबसे पहले तो उसने किया था, ठीक है। देन लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो कि 44th अमेंडमेंट, जिसमें जो 42nd अमेंडमेंट में जो भी मनमानी की गई थी उसको करेक्ट करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये लाया गया था, ठीक है। और ये इसलिए भी लाया गया था क्योंकि सबसे स्पेसिफिकली इमरजेंसी प्रोविजंस को इसमें अमेंड किया गया था, ठीक है। और ये इसलिए किया गया था ताकि मिसयूज़ ना हो सके इमरजेंसी प्रोविजंस का लेटर गवर्नमेंट्स के थ्रू। तो इसे और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया था कि आपको दोनों हाउसेस से परमिशन लेनी होगी, और साथ ही साथ आपको अपनी कैबिनेट कमेटी से भी डिस्कशन करना पड़ेगा। तो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के आप इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकते, उनकी अप्रूवल भी ज़रूरी होती है। यानी कि आप ये नहीं कि अकेले प्रधानमंत्री हो तो आप जब चले जाओ प्रेसिडेंट को बोलने के लिए कल को कि इमरजेंसी इम्पोज कर दो और वो कर देगा, ये चीज़ नहीं होती है। सो लेसन्स एंड रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उस दौरान जो इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले सिविल लिबर्टीज़ की समझ में आए लोगों को, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस दैट आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, जुडिशरीज रोल इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, एंड हाउ इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स मस्ट बैलेंस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। सो रोल ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी, ये भी आ जाता है। अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, व्हाट लेसन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इमरजेंसी ऑफ 1975, या हाउ डज द 44th अमेंडमेंट एक्ट एड्रेस द कंसर्न्स रेज ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी, या ये आ सकता है एनालाइज द सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ 1975 इमरजेंसी ऑन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। अब
बात करें अगर हम प्रीलिम्स बेसिस पे, तो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर जो है कौन कौन से सस्पेंड होते हैं, क्या डिफरेंस होता है नेशनल इमरजेंसी में और प्रेसिडेंट रूल में, और उसमें फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंट वेज में इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ये पड़ता है प्रेसिडेंट रूल में, और जो आपका नेशनल इमरजेंसी है उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट वे में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस बेसिस पे आपको थोड़ा सा नोट्स बनाने होंगे, और ये एम लक्ष्मीकांत में बहुत वेल डिफाइंड है इमरजेंसी चैप्टर। तो ये आप प्रीलिम्स बेसिस पे भी तैयार कर लीजिएगा, और मेंस के बेसिस पे विद कनेक्शन टू इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इमरजेंसी इम्पोजिशन। उस दौरान क्या क्या हुआ था कि नसबंदी हुई थी, लोगों जो पॉलिटिकल पार्टीज़, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, उनके लीडर्स थे, उनको जेल कर दिया गया था, मतलब इस तरीके के जो भी काम हुए थे, ये सब आपको थोड़ा ध्यान देना है इस पर। और इस रेस्पेक्ट में अगर आप नोट्स बना लोगे, तो अगर ऐसे भी आता है, ठीक है, कि क्या सोशल पॉलिटिकल कंसर्न्स थे उस दौरान, अगर मिसयूज़ हो जाता है तो क्या सोशल पॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं, इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो आप इस पर नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इज़राइल हैज़ फेल्ड टू सॉल्व द पर्शियन पजल। सी, इस पे इतना ज़्यादा कंटेंट आ चुका है कि मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि इस कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये एनालाइज करता है अबाउट द इज़राइल्स ऑनगोइंग स्ट्रगल टू कंटेन ईरान्स रीजनल इन्फ्लुएंस एंड न्यूक्लियर एम्बिशंस, ठीक है, जिसे टर्म किया गया है पर्शियन पजल। यानी ईरान का जो इन्फ्लुएंस है और इज़राइल का जो ऑनगोइंग स्ट्रगल है अगेंस्ट द ईरान्स रीजनल इन्फ्लुएंस, उसे पर्शियन पजल जो है वो स्टेट किया गया, टर्म दिया गया है। सो डिस्पाइट ईयर्स ऑफ कोवर्ट ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स लाइक स्टक्सनेट and targeted assassinations of the Iranian scientist, Israel has not prevented Iran's nuclear program from advancing. Iran's influence has grown across the West Asia through proxies like Hezbollah, the Houthis, and militias in Iraq and Syria, challenging Israel's security calculus. Recent geopolitical shifts, including the US withdrawal from the Iran nuclear deal, that is JCPOA, in 2018, and evolving regional dynamics have complicated Israel's strategy. So while Israel seeks US support to counter Iran, Washington remains cautious to avoid escalations. So the piece highlights the limits of military measures in addressing complex geopolitical issues. Again, यूपीएससी के एस्पेक्ट में जो वेस्ट एशियन पॉलिसी है और वेस्ट एशिया में जो डिस्टर्बेंसेस है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको उनसे वर्ल्ड को कैसे डील करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था अपने वीडियो में कि ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है जो जितने भी टेरर फ्रंट्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, हिज़्बुल्लाह, उज़्बेकी, एंड इवनली जो टेरर फ्रंट है टीएफ ग्रुप है उसको भी कहीं ना कहीं वो फंडिंग करता है ये। तो इसीलिए, और उसके अलावा जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो स्ट्रेटजी है, जो पॉलिसी है, उसको कैसे मतलब डील करना है, इस तरीके से आप क्या कहते हैं नोट्स बना लीजिएगा। और इंडिया को कैसे डील करना चाहिए बिटवीन इज़राइल, ईरान एंड मेजर पावर्स लाइक यूएस। अभी तो यूएस भी अपनी मनमानी पे काफ़ी उतर आया है, ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। डेफिनेटली इससे मार्केट इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज एंड ऑफ कस्टोडियल ब्रूटैलिटी, बिगिन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स। तो ये जो कंटेक्स्ट है बेसिकली हाईलाइट करता है अबाउट द परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ कस्टोडियल डेथ्स एंड ब्रूटैलिटी इन इंडिया। मैंने आपको ऑलरेडी एक आर्टिकल में बताया था कि क्या इफेक्ट पड़ा है कस्टोडियल डेथ्स का, ठीक है, एंड इट रेफर्स टू स्पेसिफिकली टू तमिलनाडु बट ऑल्सो इज़ रिलेवेंट अक्रॉस इंडिया। मतलब यूपी में सबसे ज़्यादा पाया गया था, मैंने डेटा एनालिसिस में आपको बताया था, ठीक है। अब की फैक्ट्स एंड डेटा की बात करें तो बिटवीन 2021 टू 25, ठीक है, अराउंड तमिलनाडु सॉ अराउंड 27 कस्टोडियल डेथ्स। नेशनल डेटा ये बताता है कि अराउंड 2152 कस्टोडियल डेथ्स जो है दैट वाज रिपोर्टेड बिटवीन 2018 टू 2022। अब की इश्यूज जो हाईलाइट किए गए हैं दैट इज़ टॉर्चर, बीटिंग्स एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स यूज्ड बाय पुलिस ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, ठीक है, यूज़ ऑफ फोर्स एज अ वॉर टैक्टिक रादर दैन लॉफुल पुलिसिंग, lack of accountability for police excess, absence of widespread implementation of CCTV surveillance,
इन पुलिस स्टेशन, यानी सीसीटीवी सर्वेलेंस भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए सरकार को, ये स्टेप्स लेने चाहिए डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्टिव्स दे दिए हैं बट फिर भी इंस्टॉल नहीं हुए कई थाने में, उसका सरकार को ध्यान देना चाहिए। कस्टोडियल वायलेंस लिंक टू सिस्टमेटिक इश्यूज इन पुलिसिंग इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, माइंडसेट एंड इंस्टीट्यूशनल कल्चर, यानी एथिकल बेसिस पे पुलिसिंग की यहाँ पर बात हो रही कि एक इश्यूज़ इन पुलिसिंग जो है उसको एड्रेस करने के लिए ट्रेनिंग में एक माइंडसेट चेंज जो है वो एड्रेस करना चाहिए। रिफॉर्म्स क्या यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं, दैट इज़ टू इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवीज़, ठीक है। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए अगर इस टाइप के एक्ट्स होते हैं, ठीक है। जुडिशियल मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए ऑफ द कस्टोडियल केसेस एंड ब्रॉडर क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन पुलिसिंग टू रिस्पेक्ट सिटीजन्स राइट। तो मेरे हिसाब से एक और होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग होती है उनकी वो मॉरल पुलिसिंग पे ज़्यादा होना चाहिए फोकस। मॉरल पुलिसिंग नॉट इन द सेंस कि लोग किसी के मामले में पुलिस घुस रही है। मॉरल पुलिसिंग मीन्स एथिकल बेसिस पर उनको ट्रेनिंग कहीं ना कहीं देनी चाहिए कि क्या एथिक्स और क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, किस तरीके से सिटीजन्स से उनको डील करना चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि भाई अगर वो पुलिस की वर्दी पहन लिए तो दे कैन डू एनीथिंग। खाकी इज़ मोर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन अ वे टू डू गुंडागर्दी। सो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग में एक माइंडसेट चेंज जो है कहीं ना कहीं लाना चाहिए। ये सिविल सर्विसेज के लिए तो शुरू कर दिया गया है एक मोरालिटी बेसिस पे, ठीक है, स्किल्स बेसिस पे, बट ये आपको कहीं ना कहीं उस बेसिस पे भी होना चाहिए कि जो लोअर सर्विसेज है लाइक पुलिस सर्विसेज हैं उनमें भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि सिर्फ फिज़िकल ट्रेनिंग ही नहीं, फिज़िकल हर्डल्स ही नहीं, मेंटली भी और लोगों को एथिकली भी कैसे रिस्पेक्ट करना है ये सब ध्यान देना चाहिए ट्रेनिंग एस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ट्रेनिंग ही आती है और ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि हम अगर पुलिस बन गए तो बस अब तो हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। अब यूपीएससी में प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, दैट एग्जामिन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कस्टोडियल डेथ्स इन इंडिया, व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड टू प्रिवेंट सच डेथ्स एंड इंसिडेंसेस, हाउ डज कस्टोडियल वायलेंस इम्पैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशंस। या ये पूछ सकते हैं एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स, ये एक स्टेटमेंट दे सकता है यूपीएससी आपको एथिक्स में, और बोल सकता है डिस्कस द कंटेक्स्ट ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी एंड कस्टोडियल टॉर्चर। इस तरीके से आपको दे सकता है, एथिक्स या ऐसे के पेपर में आ सकता है। उसके अलावा जुडिशरी का क्या रोल होना चाहिए, क्या जुडिशरी को सो मोटो एक्शंस लेने चाहिए। तो ये सो मोटो एक्शन जो है जुडिशरी ले सकती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स एंड प्रिवेंट सच कस्टोडियल डेथ्स। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है हाउ कैन कैट बॉन्ड्स प्लान फॉर अ नेचुरल डिज़ास्टर। सो बेसिकली इसका फुल नेम कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड्स है। अब ये हैं क्या, सबसे पहले जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दैट इज़ यूज्ड बाय इंश्योरेंस और रिश्योरेंस कंपनीज दैट ट्रांसफ़र द रिस्क ऑफ मेजर डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स, फ्लड्स टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है। मतलब ये बेसिकली देखिए कैटास्ट्रोफी नाम ही है इस बॉन्ड का, तो ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए जो अगर जैसे जो लोग अर्थक्वेक या हरिकेन्स और फ्लड से अफेक्ट होते हैं तो उनको रिलीफ देने के लिए बॉन्ड्स हैं। मैकेनिज़्म क्या है, इन्वेस्टर्स बाय द बॉन्ड्स अर्निंग हायर इंटरेस्ट रेट्स, उस पर इंटरेस्ट रेट्स से अर्निंग आती है। एंड अगर कोई डिज़ास्टर नहीं अकर होता है तो इन्वेस्टर्स गेट द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिल जाता है अगर कोई डिज़ास्टर नहीं होता है तो। If a disaster occurs part or all of the principal is used to pay the insurer's claim, ठीक है। Purpose and benefits क्या है, reduce financial burden of large scale natural disasters, spread disaster risk across global financial markets,
helps insurers manage solvency after catastrophic losses, and attracts investors seeking high returns despite high risk. So this encourages quicker recovery and relief funding. बेसिकली सी इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस हो सकता है कि इसका जो मूल भार है वो सरकार पे ही नहीं रहेगा. अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका जो इंटरेस्ट आप उस पर अर्न करोगे वो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा. सो चैलेंजेस एंड रिस्क क्या है इस मॉडल में? दैट दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडल एंड प्रिडिक्ट डिजास्टर इवेंट्स एक्यूरेटली. ठीक है, ये तो डेफिनेटली है. हाई रिस्क ऑफ लूजिंग प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट इफ कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स अकर, क्योंकि वो आप ही को मिल जाएगा. लिमिटेड अवेयरनेस एंड अडॉप्शन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़. सो बेसिकली इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कॉम्प्लेक्स लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी है. कैट बॉन्ड्स इन इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया फेसेस फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक एंड ग्रोइंग इंटरेस्ट इन innovative risk financial tools could help India's disaster management by mobilizing global capital, reducing fiscal strain on government resources post disaster, providing faster payout for relief and reconstruction, still at nascent stages in Indian markets. यानी कि ये जो है, if you mobilize the global capital or reduce the fiscal strain on government resources post disaster, सो दिस विल हेल्प इंडिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट. तो अभी बेसिकली अभी भी इंडिया में एक नेसेंट स्टेज पे है. ठीक है, अब यूपीएससी के केस में रेलेवेंस अगर हम देखें तो पॉलिसी मेजर्स फॉर डिज़ास्टर मिटिगेशन आ जाता है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन मैनेजिंग डिज़ास्टर रिस्क ये कवर अप हो जाता है. ठीक है, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? दैट एक्सप्लेन कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड्स एंड द रोल इन डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, हाउ फीजिबल आर दे फॉर इंडिया. प्रीलिम्स में ऐसे आ सकता है कि अगर आप मेंशन कर दिया कि कैट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कैट बॉन्ड्स, और आपको बोल दिया कि कैट बॉन्ड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दिस इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू डिज़ास्टर. इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है यूपीएससी. उसके अलावा और मेंस में क्या पूछ सकता है? डिस्कस द इनोवेटिव फाइनेंशियल टूल्स फॉर फंडिंग डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड रीसाइलेंस बिल्डिंग. How can public-private financial instruments improve India's disaster preparedness? इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. हियर आई एंड माई एनालिसिस. आप प्लीज़ जो भी मैं आपको हाईलाइट करती हूँ, सी एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कोट ऑन यूट्यूब चैनल. ठीक है, सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जो भी मैं आपको बोलती हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या ये मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, आप उस पर नोट्स ज़रूर बना लिया करें, क्योंकि ये आप ही के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. हियर आई एंड माई एनालिसिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.